कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी चाहिए जब आपके वेरिकोज वेन्स में दिक्कत इसमें है? वो एक्सरसाइज जो कि अपन को अवॉइड करनी चाहिए वो है हैवी वेट लिफ्टिंग जी। और सभी एक्सरसाइज यानी कि पेट की एक्सरसाइज जिससे कि पैर की मांसपेशियों पे भी दबाव पड़ रहा है, जिससे कि वेरिकोज वेन का प्रोग्रेशन बढ़ता है। वॉकिंग जो होती है, वॉकिंग रनिंग, ये वेरिकोज वेन के लिए अच्छी होती है, लेकिन हार्ड सरफेस पे वॉकिंग रनिंग नहीं करनी चाहिए। जी। अब आते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है जो कि वेरिकोज वेन में फ़ायदा देती है। तो वो है कि रनिंग वॉकिंग इन सॉफ्ट सरफेस, जी। स्विमिंग, साइकिलिंग, योगा, लेग रेजर एक्सरसाइज, काफ रेजर एक्सरसाइज, ये सब इसके इंक्रीज होने को रोकती है और आपको सिम्टोमेटिक भी रिलीफ देती है। जी। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये भी आ जाता है कि जब भी कभी हम बीमार होते हैं तो अक्सर हम अपने आहार पे ध्यान देते हैं कि हम खा पी क्या रहे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, हमने जो भी पूरे दिन भर में अपनी पाचन तंत्र को जितना बिजी रखा है तो उसे रिलीफ करने की ओर बढ़ते हैं। लेकिन ज़रूरी है शरीर को प्रोटीन्स, विटामिन, सारी चीज़ें मिलती रहें। तो हम जब डाइट प्लान की बात करते हैं तो वेरिकोज वेन्स उस लेवल पे जब बढ़ी हुई हो, हमें स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ रहे हो, तो क्या लिया जाए? डाइट का इसमें ऐसा योगदान है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आपको कि पैर में जो गंदे खून को लेके आने वाली ये वेंस होती है, तो इसमें जो रेडिकल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, फ्री रेडिकल्स। तो अपन को ऐसे आहार पदार्थ लेना चाहिए जिसमें कि हाई विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, एंटीऑक्सीडेंट हो, फाइबर हो, वाटर कंटेंट हो। जी। ऐसे आहार पदार्थ में लाइक मैं बोलूँगा कि स्ट्रॉबेरी हो गई, पालक हो गया, एवोकाडो हो गया, सीड्स हो गए, बादाम हो गए, और एप्पल हो गई, और सारी इस तरह की जिसमें कि इस तरह के कंटेंट ज़्यादा होते हैं, वो डाइट को अपन को फॉलो करना चाहिए। जी। जी। टेस्टिस में किस तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है? आपकी जो विधा है, आपकी कुशलता है, आपके ज्ञान का, आपके तकनीक के समावेश का और आपका शरीर के अंदर जाकर देखने की क्षमता का कैसे उपयोग हो सकता है? टेस्टीज में अगर ये वेन्स जिसको कि अपन वेरिकोज वेन बोल रहे हैं, टेस्टिस में इनको वेरिकोसील बोलते हैं। जी। और पुरुषों में इसमें दिक्कत ये रहती है कि अपने टेस्टिस में स्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है। अभी इन दिनों हाँ, दिक्कतें भी बढ़ी ज़्यादा आ हो रही रहा है। है। तो जिन जिन लोगों को ये वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती है, उनमें धीरे धीरे अगर वो ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि आजकल स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा इतना है कि कोई भी पेशेंट बताता नहीं है घर पे कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, इंक्लूडिंग यंग पेशेंट्स। जी। तो उनको धीरे धीरे उनके स्पर्म काउंट डेड हो जाते, स्पर्म बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, निल हो जाते हैं। फिर बाद में वो हमारे पास आते हैं कि सर अगर आप ये कर दोगे तो क्या स्पर्म लौट आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लौट आएंगे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारी विधि से हम केवल इसमें भी सिंगल पंचर के थ्रू हम एंटर होते हैं, या कि थाई की एक वेन के थ्रू, और हम इस जाके इस वेरिकोसील की जो होती है उसको इसको बोलते हैं एम्बोलाइजेशन तकनीक। जी। इससे हम उस वेन को कम्प्लीटली कॉइल और ग्लू की मदद से बंद करके आ जाते हैं, और बिना चीराफाड़ी, यानी कि मैं बोलूँगा कि पेशेंट को हम 4 घंटे में डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगले दिन पेशेंट अपना हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकता है, उसको कोई बोल भी नहीं सकता कि उसकी सर्जरी हुई भी है। जी। तो ये बहुत ही अच्छी नोवेल टेक्निक है और लग्जरी टेक्निक है बेसिकली। जी। सामान्य दिनचर्या जी सकता है। सामान्य दिनचर्या बिल्कुल, उसको कोई कट लग ही नहीं रहा, मतलब उसको फील ही नहीं हो रहा कि वो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हुआ है या उसको कोई ऑपरेशन हुआ भी है। आप देख के पहचान नहीं सकते कि उसको किसी तरह का कोई कट, सूचर कुछ नहीं लग रहा है। जी।